27 मार्च 1977 की दोपहर में यह जगह इतिहास के सबसे भीषण और रहस्यमय विमान हादसे का गवाह बनने वाली है। दो बोइंग 747, एक KLM और एक पैन एम एक ही रनवे पर आमने सामने आ रहे थे और किसी ने देखा तक नहीं। क्या हुआ उस दिन जब आसमान में उड़ने वाले दो दिग्गज जमीन पर टकरा गए? ये केवल एक तकनीकी गलती नहीं थी, ये मानव भ्रम, घबराहट और संचार की चूक से जन्मी वो ट्रेजेडी थी जिसने 583 जिंदगियां निगल ली। जानिए वो कहानी जो आज भी उड़ानों के हर टेक ऑफ से पहले पायलटों के जहन में गूंजती है। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। 27 मार्च 1977 को हुई टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा को दुनिया के सबसे बड़े बोइंग 747 विमानों KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 173 कैनरी द्वीप समूह, विशेषकर ग्रान कैनरिया और टेनेरिफ, यूरोपीय और अमेरिकी पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान थे। उसी दिन ग्रान कैनरिया एयरपोर्ट पर एक बम विस्फोट हुआ जिसे एक अलगाववादी संगठन MPAIAC ने अंजाम दिया था। इस कारण हवाई अड्डा कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और कई उड़ानों को पास के टेनेरिफ द्वीप के छोटे से हवाई अड्डे लॉस रोडियोस पर डाइवर्ट कर दिया गया। यह हवाई अड्डा बहुत सीमित संसाधनों और एकमात्र रनवे के साथ घरेलू उड़ानों के लिए बना था, लेकिन उस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई फ्लाइट्स, जिनमें दो बोइंग 747 भी शामिल थीं, इसी छोटे रनवे और टैक्सीवे पर एक साथ खड़ी थीं। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर पार्किंग की कमी और टैक्सीवे के अवरुद्ध होने के कारण विमानों को टेक ऑफ के लिए रनवे का उपयोग करना पड़ रहा था। समस्या और भी गहरी तब हो गई जब दोपहर के बाद घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। KLM फ्लाइट 4805 जो नीदरलैंड से आई थी और पैन एम फ्लाइट 1736 जो अमेरिका से थी, दोनों ग्रान कनारिया जाना चाहती थीं, लेकिन अब वे रनवे शेयर कर रही थीं। संचार की कठिनाइयां, रेडियो पर आवाजों का ओवरलैप होना और दृश्यता की कमी ने एक जानलेवा भ्रम की स्थिति बना दी। KLM के पायलट को यह गलतफहमी हो गई कि उन्हें टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है, जबकि पैन एम का विमान अभी भी रनवे पर ही था। ये गलतफहमी इतिहास की सबसे बड़ी विमान आपदा की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी त्रासदी जो तकनीकी कमियों से नहीं बल्कि मानव त्रुटियों और संचार की विफलताओं से हुई थी। 27 मार्च 1977 की दोपहर लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर तनाव और अव्यवस्था चरम पर थी। कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था और दृश्यता लगातार कम होती जा रही थी, कभी कभी तो सिर्फ 100 मीटर या उससे भी कम। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में दो विशाल बोइंग 747 विमानों KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 को एक ही रनवे पर टैक्सी करने और टेक ऑफ करने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दोनों विमान ग्रान कैनेरिया लौटने की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि अब वहां का हवाई अड्डा फिर से खुल चुका था। रनवे की दिशा 12:30 थी। विमान रनवे के उत्तर पश्चिमी छोर से यानी रनवे 30 से टेक ऑफ कर रहे थे। KLM विमान पहले टेक ऑफ की कतार में था और पैन एम विमान को रनवे पर टैक्सी करते हुए तीसरी टैक्सीवे यानी C3 से बाईं ओर मुड़कर रनवे से बाहर निकलना था, ताकि KLM विमान टेक ऑफ कर सके। कोहरे के कारण पैन एम के पायलटों को सही टैक्सीवे खोजने में कठिनाई हो रही थी। वहीं KLM विमान रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। KLM के कप्तान कैप्टन वैन ज़ेंटन एक अत्यंत अनुभवी पायलट थे और वे उड़ान में काफी समय से देरी के कारण चिंतित थे। जब उन्होंने ATC से क्लियरेंस मांगी तो संवाद अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला था। ATC ने आप टेक ऑफ की स्थिति में रहें और प्रतीक्षा करें जैसा संकेत दिया, लेकिन कप्तान ने यह मान लिया कि उन्हें टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने इंजन चालू कर दिए और विमान ने रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि पैन एम का विमान अभी भी उसी रनवे पर मौजूद था। कोहरे की मोटी चादर में आ गए। कैप्टन ग्रब्स और फर्स्ट ऑफिसर ब्रैग ने अचानक KLM विमान की लाइट्स देखी और तुरंत मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। KLM विमान पहले ही अपनी गति से रनवे पर भाग रहा था और सामने पैन एम विमान को देख उसने उड़ने की असफल कोशिश की, जिससे वह पैन एम के ऊपरी हिस्से से टकरा गया। जब KLM विमान रनवे पर पूरी गति से कुछ सेकंड की दूरी पर थी, कोहरे की वजह से KLM के चालक दल को पैन एम की उपस्थिति का आभास बहुत देर से हुआ। जैसे ही KLM के पायलटों ने सामने पैन एम के विमान की हल्की सी झलक देखी, उन्होंने तत्काल अपनी उड़ान प्रक्रिया तेज की, यानी इंजन की ताकत और नाक ऊपर उठाने की कोशिश। लेकिन 747 जैसे भारी विमान के लिए इतनी कम दूरी में उड़ पाना संभव नहीं था।
केएलएम का विमान पैन एम के ऊपर से उड़ने की कोशिश में उसके ऊपरी हिस्से से टकरा गया। केएलएम का निचला भाग, मुख्य लैंडिंग गियर और इंजन पैन एम के फ्यूजलाज से टकराया, जिससे पैन एम का ऊपरी ढांचा यानी विशेषकर उसका कॉकपिट और फर्स्ट क्लास सेक्शन क्षण भर में चीर दिया गया। टक्कर के प्रभाव से पैन एम के विमान के कई हिस्सों में आग लग गई और उसमें भीषण विस्फोट हुआ। केएलएम का विमान हवा में कुछ मीटर ऊपर गया, लेकिन टकराने के बाद उसका नियंत्रण खो दिया। वो जमीन पर टकराया और भीषण धमाके के साथ फट गया, जिससे उसमें सवार सभी 248 लोग मौके पर ही मारे गए। पूरी की पूरी केएलएम फ्लाइट ही जलकर राख हो गई। दूसरी ओर पैन एम के कुछ पैसेंजर और क्रू जो कि विमान के पिछले हिस्से में थे, किसी तरह बच निकले। विमान में आग बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स ने साहस और सूझबूझ से कुछ पैसेंजर को इमरजेंसी दरवाजों से बाहर निकाला। इस दुर्घटना में पैन एम के 396 में से 335 लोग मारे गए, लेकिन लगभग 61 लोग किसी तरह बच गए। धुएं और आग के कारण राहत और बचाव कार्य भी बहुत कठिन था। स्थानीय फायर ब्रिगेड को भी शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि कितने विमान टकराए हैं और कौन कहां है। धुंध और जलते मलबे ने दृश्यता को और भी घटा दिया। टेनेरिफ आपदा के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने इस भयानक दुर्घटना की गहन जांच शुरू की। चूंकि ये घटना 2 अंतर्राष्ट्रीय विमानों के बीच हुई थी, एक डच केएलएम और एक अमेरिकी पैन एम, इसीलिए इसमें कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्य जांच स्पेन के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा की गई, लेकिन अमेरिकी एनटीएसबी और डच जांचकर्ता भी शामिल रहे। जांचकर्ताओं ने विमान के ब्लैक बॉक्स यानी जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसको बरामद किया। इन रिकॉर्डिंग्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस दुर्घटना का मूल कारण कोई यांत्रिक या तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि मानव त्रुटियां, गलतफहमियां और संचार में अस्पष्टता थी। पहले फ्लाइट डेक में निर्णय का पूरा नियंत्रण पायलट इन कमांड यानी कैप्टन के हाथ में होता था और सह पायलट अक्सर उनकी बातों पर सवाल नहीं उठाते थे। टेनेरिफ दुर्घटना के बाद ये मानसिकता बदली। सीआरएम ने सिखाया कि फ्लाइट डेक पर हर सदस्य की राय मायने रखती है। अब सह पायलट को भी ये अधिकार मिला कि वे किसी गलती या खतरे पर कप्तान को चुनौती दें। ये कॉकपिट अथॉरिटी ग्रेडियंट को बैलेंस करने की दिशा में बड़ा कदम था। इसके अलावा एविएशन रेडियो कम्युनिकेशन में भाषा को भी बदला गया। दुर्घटना से पहले टेक ऑफ शब्द कभी कभी भ्रम में इस्तेमाल होता था। अब यह नियम बना कि क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ के अलावा कोई भी वाक्य टेक ऑफ के संबंध में उपयोग नहीं होगा। इसी तरह स्टैंड बाय जैसे अस्पष्ट शब्दों को बदलकर ज्यादा स्पष्ट और मानकीकृत भाषा बनाई गई। हवाई अड्डों की डिजाइन और नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार हुआ। रनवे इनकर्शन रोकने के लिए अब कई हवाई अड्डों में ग्राउंड रडार, लाइट संकेतक और ज्यादा टैक्सीवे बनाए गए। टेनेरिफ हवाई अड्डा, जो तब केवल एक रनवे वाला छोटा हवाई अड्डा था, अब एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, जिसमें टेक्नोलॉजी और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। सामाजिक स्तर पर यह दुर्घटना आज भी एक मानव त्रासदी के रूप में याद की जाती है। मृतकों के परिवारों के लिए स्मारक बनाए गए हैं, विशेषकर नीदरलैंड और अमेरिका में। कई पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आज भी इस दुर्घटना का अध्ययन कराया जाता है, ताकि भावी अभियांत्रिकों को यह समझ में आए कि एक क्षण की गलतफहमी भी सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। टेनेरिफ आपदा ने हमें यह सिखाया कि प्रौद्योगिकी से भी बड़ी शक्ति इंसानी समझदारी और सहयोग में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रहस्यों को जीते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए फाइनल ट्विस्ट के साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल करते रहें। फाइनल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।